लास्ट क्लास में क्या डिस्कशन हुआ हम लोग का? आवाज मिल रही मेरी? हेलो, आवाज आ रही है क्या? भास्कर, आवाज मिल रही है मेरी? यस सर, आपकी आवाज आ रही है। तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस हुआ? और क्या डिस्कस करना चाहते हैं ये भी बता दीजिए। सर आप सर्कुलर मोशन बताने वाले थे। चलो सर्कुलर मोशन डिस्कस किया जाए। सर्कुलर मोशन क्या है भाई? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसके हर एक पार्टिकल के द्वारा एक सर्किल या पार्ट ऑफ द सर्किल को ट्रेस किया जाए और साथ में सर्किल के सेंटर को मिलाने वाली जो लाइन है वो अपनी पोजीशन को ना बदले, तो ऐसे केस में उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग प्योर रोटेशनल मोशन कहते हैं ना। ठीक है, जैसे फैन है उसको आपने स्टार्ट कर दिया तो फैन के ब्लेड के हर एक पार्टिकल एक सर्किल को ट्रेस करते हुए मूव करते हुए दिखेंगे, है ना। और सर सर्किल का सेंटर है वो क्या होगा? जिस डंडी के सहारे पंखा जो है छत से लटक रहा है, दैट विल बी इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ना तो वो पोजीशन बदल रहा होता है ना ही अपना ओरिएंटेशन बदल रहा होता है। तो आप कहते हैं कि जो फैन का मोशन है वो प्योर रोटेशनल मोशन है। ठीक है, अपने घर का दरवाजा है आपका, वो खोल रहे हो बंद कर रहे हो, तो खोलने बंद करने के दौरान दरवाजे का हर एक पार्टिकल एक पार्ट ऑफ द सर्किल को ट्रेस कर रहा है और उस सर्किल का सेंटर मिलाने पे जो लाइन बनेगी वो कब्जा हो जाएगा जिसके सारे दरवाजा दीवार से लटक रहा है। वो अपनी ना तो पोजीशन बदल रहा है ना ही ओरिएंटेशन बदल रहा है, तो दरवाजे का भी खोलने बंद करने के दौरान जो मोशन होगा वो प्योर रोटेशनल मोशन कहेंगे। क्लियर है? अगर प्योर रोटेशनल मोशन ऑब्जेक्ट इस तरीके से करे कि जो उसके द्वारा ट्रेस होने वाला सर्किल का रेडियस है वो उस ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, तो उस ऑब्जेक्ट के एक्सटेंशन का इफेक्ट हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं, उसको एक पार्टिकल मान सकते हैं। देन सिंप्लीफाइड डिस्कशन के लिए उसका जो मोशन होगा दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज ए सर्कुलर मोशन। आइडियली तो सर्कुलर मोशन क्या हो गया कि एक सर्कल के पेरिफेरी पे कोई पॉइंट है जो कि मूव कर रहा है ना, ये पॉइंट है एक सर्कल के पेरिफेरी पे घूम रहा है, तो इसका मोशन जो है सर्कुलर मोशन का हो गया। जब हम इसको अपने ऑब्जेक्ट से कोरिलेट करने का प्रयास कर रहे होंगे ऑब्जेक्ट के मोशन से, तो जैसे एक रस्सी है उसको से आपने एक बॉल को बांध दिया है और फिर आप उसको घुमा रहे हो आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल प्लेन में। ठीक है, तो ऐसे केस में बॉल के द्वारा जो रेडियस ट्रेस किया जाएगा वो तो इस रस्सी की लंबाई के बराबर होगा, लेकिन बॉल का जो एक्सटेंशन है वो उस लंबाई के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो देन आप इस बॉल के मूवमेंट को सर्कुलर मोशन के रूप में जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। रोटेशनल मोशन का डिस्कशन तो है ही, बट सिंप्लीफाइड वे में आगे बढ़ने के लिए इसमें आप सर्कुलर मोशन की तरीके से आप इसके मोशन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? कहने का मतलब क्या है कि जो इधर में सर्कुलर मोशन में पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे इंफॉर्मेशन बनेगी
वो सारे के सारे रोटेशनल मोशन में भी कोई ऑब्जेक्ट अगर रोटेशनल मोशन कर रहा है तो उसके किसी पार्टिकल के से रिलेटेड अगर आपको डिस्कशन करना है तो उसके लिए भी आप वो सारे रिलेशंस यूज कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स वाले। ठीक है ना? क्लियर है बात इतनी? यस सर। अब अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल जिसका रेडियस है आर का उसके पेरीफेरी पे जा रहा है तो जो रेडियस वेक्टर के द्वारा जो एंगल शिफ्ट होगा पर यूनिट ऑफ द टाइम, मान लो कि डेल्टा टी इंटरवल ऑफ टाइम में उसने जो एंगल शिफ्ट किया है वो डेल्टा थीटा का है। तो डेल्टा थीटा और डेल्टा टी का जो रेशियो होगा इसको हम लोग नाम देंगे एवरेज एंगुलर स्पीड। वहीं पे अगर ये टाइम जो है वो बहुत 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 छोटा हो जाए तो ऐसे केस में जो एंगल शिफ्ट होगा वो भी बहुत छोटा होगा रेडियस वेक्टर के द्वारा। तो बहुत जब छोटा एंगल ऑफ रोटेशन होता है तो उसको हम लोग वेक्टर मान लेते हैं, है ना? अब वेक्टर मान लेंगे तो कोई ना कोई उसके डायरेक्शन को देने का तरीका बनाना होगा। तो डायरेक्शन को देने का तरीका क्या है कि जिस डायरेक्शन में एंगल बढ़ रहा है उस डायरेक्शन में दाहिने हाथ की उंगलियों को कर्ल करके आप एक्सिस को पकड़िए। जिधर में थंब खुलेगा वो आपका माइन्यूट एंगल डी थीटा का डायरेक्शन होगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट है इधर से इधर को जा रहा है भाई, तो आप अगर इस एक्सिस को यहाँ पे एक्सिस हो जाएगी, दाहिने हाथ से पकड़ोगे तो अंगूठा किधर खुलेगा? बाहर की तरफ खुलेगा। थीटा के बढ़ने वाला डायरेक्शन इधर है, उंगली आपकी ऐसे घूमनी चाहिए, ऐसे घुमा के पकड़ना पड़ेगा तो बाहर की तरफ खुलेगा अंगूठा। बोलो। यस सर। तो जब आप इस माइन्यूट एंगल को वेक्टर के रूप में दिखाना चाहेंगे, जैसे यहाँ पे है टी टाइम पे और टी प्लस डी टी पे ये यहाँ चला गया माइन्यूट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो एंगल जो शिफ्ट हुआ है वो डी थीटा का बहुत छोटा सा। तो इसका जब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते हैं तो एक्सिस के अलाउंग बाहर की तरफ इसका डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। तो डी थीटा वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो गया? बाहर की तरफ। तो जब एंगल ऑफ रोटेशन बहुत माइन्यूट इंटरवल के लिए आप लेते हो तो उस केस में डी थीटा को आप वेक्टर मान लेते हैं और वेक्टर का डायरेक्शन देने का तरीका आपको बताया गया, तो यही एंगुलर वेलोसिटी हो जाती है जो कि डी थीटा डी टी से आप डिफाइन करते हैं ना, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी या सिंपली एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आई बात? यस सर। हाँ। ओमेगा का भी वही डायरेक्शन होगा जो डी थीटा का डायरेक्शन है। डी थीटा का डायरेक्शन देने का तरीका ध्यान में रखिएगा। तो माइन्यूट एंगल वेक्टर मजूम कर लिया जाता है। वैसे आपको मालूम है कि फाइनाइट एंगल वेक्टर नहीं है ना? कारण क्या है कि ये वेक्टर के एडिशन का एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है कि कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है वेक्टर का एडिशन, है ना? यस सर। तो कोई फाइनाइट एंगल होगा तो वो कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग आप ऐड करोगे तो वो दोनों से a प्लस बी प्लस ए के बराबर नहीं मिलेगा। इसलिए ये है फाइनाइट एंगल स्केलर है। फाइनाइट एंगल ऑफ रोटेशन is a scalar quantity, but minute angle of rotation
तो डी थीटा का जो डायरेक्शन वही ओमेगा का भी हो गया। ये आपके पास जानकारी है, और डी थीटा का डायरेक्शन देने का तरीका भी क्लियर रहना चाहिए दिमाग में। ठीक है, जो डी थीटा का डायरेक्शन वही आपका ओमेगा का भी डायरेक्शन हो गया। और साथ में जो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन है वो डिफाइंड है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इंटरवल ऑफ टाइम। यानी कि ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 ना, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इंस्टेंटेनियस को डिफाइन करने का तरीका वही, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, डेल्टा ओमेगा और डेल्टा टी का रेशियो, that is rate of change of angular velocity is defined as angular acceleration। ठीक है, अगर टाइम के पासेस के साथ ओमेगा का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो जो ओमेगा का डायरेक्शन होगा वही अल्फा का भी डायरेक्शन हो जाएगा, और टाइम के पासेस के साथ अगर ओमेगा का मैग्नीट्यूड घट रहा है तो ओमेगा के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अल्फा का डायरेक्शन होगा। तो इधर में तीनों जो वेक्टर मिले आपको, डी थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये तीनों अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना। यस सर। एक चीज बहुत क्लियर ध्यान में रखना है, ये डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर करके बुक्स में भी या बोलने में भी हम लोग बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज 30 रेडियन पर सेकेंड एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोला जाता है ना, या बुक में भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। दैट इज ओनली द सेंस ऑफ रोटेशन दिखाता है। एंगुलर वेलोसिटी का जब भी डायरेक्शन होगा तो एक्सिस के अलोंग होगा, ठीक है ना। यस सर। कोई भी ऑब्जेक्ट सर्किल के पेरिफेरी पे घूम रहा है तो यहाँ T1 पे था, यहाँ पे T2 पे गया, तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी को एंटी क्लॉकवाइज कह देते हैं, है ना। तो वो केवल इसका सेंस ऑफ रोटेशन दिखा रहा है, एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन बाहर की तरफ होगा यहाँ पे, है ना, वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ। और इसी तरीके से ये टाइम T1 पे यहाँ पे था, T2 पे यहाँ चला गया पार्टिकल, तो आप इसकी एंगुलर वेलोसिटी को क्लॉकवाइज कह देते हैं, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली जो डायरेक्शन होगा वो स्क्रीन के परपेंडिकुलर होगा और आपसे दूर की तरफ होगा, अंदर की तरफ होगा एंगुलर वेलोसिटी। तो ये चीज को ध्यान में रखना है कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। ये केवल सेंस ऑफ रोटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। एक्चुअल डायरेक्शन जब भी होगा तो दैट विल बी अलोंग द एक्सिस। कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन का केस हो, अल्फा कांस्टेंट हो अगर, तो ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आप वेक्टर फॉर्म की जगह पे सिंपली रिजोल्यूट के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर।
और ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा थीटा। आप ये फॉर्मूले जो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस के फॉर्म का है ना। ये इक्वेशन जो है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के शेप का है। ये वाला इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के शेप का है। और ये v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस के शेप का है ना। तो आप इसको यूज कर सकेंगे, बट ये ध्यान रहे कि ये तीनों इक्वेशन को यूज करने के लिए अल्फा को कांस्टेंट होना चाहिए। अगर अल्फा वेरिएबल है, you cannot use these relations. You have to find the new relation by process of integration, है ना। नया फॉर्मूला बनाना होगा और उसको आप फिर यूज कर पाओगे। यस सर। Okay? अगर कोई पार्टिकल, ये सारे रिलेशन सर्कुलर मोशन के अलावा रोटेशनल में भी यूज होंगे, है ना। काइनेमेटिक्स के जो भी रिलेशन आप इधर में देख रहे हैं वो सारे के सारे रोटेशनल मोशन में यू कैन यूज। अगर कोई पार्टिकल एक सर्कल के पेरिफेरी पे जा रहा है तो उसकी अगर आपको लीनियर वेलोसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, उसका पोजीशन सेंटर को ओरिजिन मान करके या एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान करके, पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का है, तो v को लिखने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होगा ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, दैट विल बी द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आर क्या है? एक्सिस पे किसी भी पॉइंट को ओरिजिन मान करके पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है विच इज मूविंग एट द पेरिफेरी ऑफ ए सर्कल। और अगर आपके इस सर्कल का रेडियस आर का है तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैपिटल आर होगा। ओमेगा और आर ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, तो v का मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। तो स्पीड लिखना है तो ओमेगा इंटू आर के बराबर लिख सकते हैं। कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन आपको करना है विथ डायरेक्शन, तो यू हैव टू राइट ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है भाई। यस सर। और उसका जो एक्सेलरेशन होगा उसके दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा टेंजेंशियल, अलोंग द टेंजेंट ये एक्ट करेगा, और दूसरा जो है वो रेडियल होगा जिसको आप सेंट्रीपिटल कहते हैं। ये दोनों का जो सम होगा दैट विल बी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द टोटल एक्सेलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पार्टिकल। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो एटी कह रहे हैं, इट विल बी रिटन एज डीवी dt। ये स्पीड का डेरिवेटिव है, v फॉर स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। और ये आप अल्फा इंटू आर से भी लिख सकते हैं। Here alpha is the angular acceleration, r is the radius of that circle. Centripetal acceleration, it will be directed toward the center. v स्क्वायर बाई आर से लिख सकते हैं या ओमेगा स्क्वायर आर से लिख सकते हैं। n जो वेक्टर दिखाया है उसका डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर है, t जो टाउ जो वेक्टर दिखाया है उसका डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्किल है। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि टाइम के साथ स्पीड बढ़ रही है या घट रही है। ये टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में भी हो सकता है, वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है इसका डायरेक्शन। बट जो सेकंड कंपोनेंट है विच इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एन कैप, है ना।
इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में पूरा का पूरा रिप्रेजेंटेशन आपको देना है AT टाउ कैप, तो इट कैन बी रिटन एज अल्फा क्रॉस आर से लिख सकते हो आप, या AC एन कैप को लिखना है तो दिस कैन बी रिटन एज ओमेगा क्रॉस आर। ये पूरा वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। टोटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड अगर लिखने को है तो A का जो मैग्नीट्यूड होगा इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट ऑफ AT का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड करके रूट ले लेना है, दैट विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन। इतनी बातें क्लियर हैं? यस सर। जब डायनेमिक्स की बात आएगी तो कोई भी पार्टिकल अगर एक सर्कल के पेरिफेरी पे जा रहा है तो उसके डायनेमिकल एनालिसिस को करने को एक तो इनर्शियल फ्रेम में भी आप उसको कर सकते हैं, और दूसरा जो है नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में भी आप उसकी वर्किंग कर सकते हैं। तो इनर्शियल फ्रेम में जैसे आप पीछे में न्यूटन्स लॉ को यूज करते थे वैसे ही आपको इधर में भी आपको न्यूटन्स लॉ को यूज करना है। हाँ, वहां पे था कि आप अपनी स्वेच्छा से किसी भी दो डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट करके इक्वेशन आप लिखते थे और उसको मिक्स करते हुए अपनी वर्किंग को करते थे। यहाँ पे भी स्वेच्छा तो है, बट डिफरेंट डायरेक्शन में अगर आप कंपोनेंट को लिख करके वर्किंग करना चाहते हैं तो आपको उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन का कंपोनेंट की जानकारी नहीं हो, है ना। तो इसमें प्रिफर्ड डायरेक्शन क्या है? दो डायरेक्शन along the tangent to the path followed। ठीक है, टेंजेंट टू द पाथ फॉलोड और दूसरा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल। दोनों डायरेक्शन के एक्सेलरेशन आपको मालूम है AT और AC के रूप में। तो ये दो इक्वेशन तो आप ऐसे लिख लेंगे, और तीसरा अगर जरूरत पड़ती है तो अगर इन दोनों से काम नहीं बना, एक वेरिएबल एक्स्ट्रा आपके पास रह गया, तो थर्ड डायरेक्शन जिसमें आप अपना इक्वेशन लिखेंगे दैट इज परपेंडिकुलर टू द पाथ फॉलोड, या सर्किल in the direction perpendicular to the plane of circle। Third equation in direction perpendicular to plane of circle। ठीक है, जो सर्किल का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप इक्वेशन लिख सकते हो अगर आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्किंग करना चाहते हैं तो। ठीक है, अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपको वर्किंग करना है, रोटेटिंग फ्रेम,
नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम में अगर आप लिखना चाहते हैं तो आपको 2 स्यूडो फोर्स लगाने हैं। दो स्यूडो फोर्सेस इधर में आपको अपने तरफ से लगाना है। पहला है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लिखना है भाई? एम ओमेगा स्क्वायर आर से। यहाँ पे ओमेगा नॉट जो लिखा है दैट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम। ठीक है, फ्रेम के रोटेशन की एंगुलर वेलोसिटी है ये। एक अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाना है, रोटेटिंग फ्रेम में ही लगाना है। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में वर्किंग कर रहे हैं यानी कि इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं जो पहले बताया, तो आपको ये स्यूडो जो बताए जा रहे हैं उनको नहीं लगाना है। ठीक है, ये केवल यस सर। रोटेटिंग फ्रेम में ही आप अप्लाई करोगे अगर करना है तो। रोटेटिंग फ्रेम में प्रॉब्लम को करना है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा कौन सा है बताएगा कोई आप में से? नाम तो एटलीस्ट सुना होगा। यस सर, सेंट्रीपिटल फोर्स। दूसरा कौन सा है भाई? स्यूडो काल्पनिक जो आपको अपनी तरफ से लगाना पड़ता है। एनीवन? सर सेंट्रीपिटल फोर्स। और कोई? रोटेटिंग फ्रेम में जो आपको काल्पनिक फोर्स और अपनी तरफ बताओ। हाँ प्रिया। टॉर्क। टार्क फोर्स की बात कर रहे हैं तो तू टार्क बोल रही है, हैं? तो कोरियोलिस। ठीक है, ये दूसरा स्यूडो है जो आपको अप्लाई करना होगा जब भी आप रोटेटिंग फ्रेम में अपने प्रॉब्लम को करना चाहेंगे। ठीक है, लिखा कैसे जो जाएगा इस? सर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है सर वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है सर, हम लोग खुद लगाते हैं मतलब सॉल्व हाँ करने के लिए। हाँ, ये कैसे लिखना है? ट्वाइस ऑफ एम इंटू वी क्रॉस ओमेगा नॉट। ठीक है, यहाँ पे वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन रोटेटिंग फ्रेम। जैसे आपको बताया था ना कि अगर ट्रांसलेटरी फ्रेम जो कि एक्सेलरेटेड है उसमें जब आप वर्किंग करना चाह रहे थे तो एम ए नॉट का फोर्स लगा रहे थे ना फ्रेम के यस एक्सेलरेशन के सर। अपोजिट डायरेक्शन में।
यस वो सर। काल्पनिक था। इनर्शिया फोर्स जिसको कह रहे थे, दैट वाज एक स्यूडो फोर्स, काल्पनिक फोर्स था, वो रियल एग्जिस्टेंस नहीं है उसका। ठीक है। लेकिन चूंकि जो न्यूटन का नियम है वो आइडियली कहा जाए F बराबर ma के फॉर्म में, तो दैट इज ओनली वैलिड इन इनर्शियल फ्रेम। और आप जब नॉन इनर्शियल में करना चाहोगे, उसी फॉर्म में यूज करना चाहोगे F इक्वल्स टू ma के फॉर्म में, तो आपको अपनी तरफ से कुछ फोर्सेस लगाने होंगे, तभी उस फॉर्म में यूज हो सकेगा। और वो क्या है वो बता रहे हैं। ठीक है। तो रोटेटिंग अगर फ्रेम लिया तो उसमें एक तो ये स्यूडो लगाना ही लगाना है, एक ये भी लगाना होता है जिसको कोरियोलिस कहते हैं। v इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इन रोटेटिंग फ्रेम एंड ओमेगा नॉट क्या है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ फ्रेम। अब 99.9% जो प्रॉब्लम है उसमें आपको ये फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं आती। इसलिए हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोग इसका नाम ही ना सुने हो। हाँ, कितने लोग नाम सुने हो भाई, कम से कम ये बता दो, हाथ उठा दो। सर ज्योग्राफी में सुने। हाँ, सुने होगे, ज्योग्राफी में सुने होगे। कितने लोग सुने हो नाम, कम से कम उतने हाथ उठा दो अपने। ज्योग्राफी में चाहे फिजिक्स में, जहाँ कहीं भी सुना है बता दो। जसजीत कहाँ सुना है भाई? हैं? ज्योग्राफी में क्या सुने थे, कैसे, किस रेफरेंस में आया था? विंड का मोशन। सुषमा? सर एसएसटी में ही पढ़े थे। अच्छा। अंकिता? सर ज्योग्राफी में। अच्छा, क्या किस रेफरेंस में आया था, कुछ बताएगी? सर वो तो भूल गई। आई जस्ट रिमेम्बर द नेम सर, वो नेम बहुत फेमिलियर है इसलिए। अच्छा, चलो ठीक है। बट आपको ये ध्यान में रखना है कि ये भी रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये भी एक स्यूडो फोर्स आपको अप्लाई करना होता है, दैट इज कोरियोलिस। हाँ। अब 99.9% प्रॉब्लम में क्यों इसको यूज नहीं करना पड़ता, उसका कारण क्या है? क्योंकि आप ऐसा फ्रेम चूज करते हो जिसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए, है ना। तो अगर वो ऑब्जेक्ट उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रेस्ट में है, तो ऐसे केस में आपका ये जीरो हो जाएगा ना, भी जीरो हो गया तो ये जीरो हो जाएगा। इसलिए आप मोस्टली जो प्रॉब्लम्स किए होंगे उसमें आपको इसे अप्लाई करना ही नहीं पड़ा होगा। हाँ, तो मे भी आप नाम भी ना सुने हो, बट ज्योग्राफी में सुन रखा है आपने। शायद आप सब लोग ज्योग्राफी वाले रेफरेंस से ही आसानी से इसको समझ पाए। ये आपकी इंडिया का मैप है भाई, है ना, लोअर वाला पार्ट। यस सर। और इधर में आपका अरेबियन सी है। हाँ, इधर में बे ऑफ बंगाल है ना। ठीक यस है ना। सर। आपको मालूम है कि जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है विंड में, वो लैटिट्यूड के करेस्पॉन्डिंग होता है ना। ऐसे लैटिट्यूड्स हैं। यस सर। तो प्रेशर ग्रेडियंट अगर लैटिट्यूड के करेस्पॉन्डिंग है, तो विंड का ब्लो जो होता है वो भी आपको मालूम है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर को होता है। तो हवा जो इधर से उठी वो ऐसे जानी चाहिए, है, ऐसे इधर की तरफ निकल जानी चाहिए। तो अरेबियन सी से जो मानसून उठा,
कभी बरसात के दिनों में न्यूज देखेंगे तो आपको दिखाता होगा कि इधर का मानसून उठा और इधर में इंडिया में आके बारिश कर रहा है यस सर, ना? ऐसे देखे होंगे। यस सर, तो भाई प्रेशर ग्रेडियंट तो आपको इधर का है, तो ये जो इधर से मानसून उठा है इसको तो सीधे इधर में जाकर के पाकिस्तान में बारिश करनी चाहिए, लेकिन ये क्यों इसे डिफ्लेक्ट हो रही है विंड जो कि इंडिया में आ रही है। उस डिफ्लेक्शन को अगर समझना चाहेंगे तो वहां पे आपको इस कोरियोलिस के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के साथ अटैच फ्रेम वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि अर्थ घूमती है ना अपने एक्सिस पे। तो कोई भी रोटेटिंग फ्रेम जो होगा वो नॉन इनर्शियल हो जाता है। तो अर्थ के साथ अटैच फ्रेम जो है एक्चुअल में नॉन इनर्शियल है ना, बट जनरल प्रॉब्लम के डिस्कशन के लिए उसको आप इनर्शियल मान करके बात करते हो। ठीक है भाई। लेकिन यस अब सर, अगर इस विंड के डिफ्लेक्शन को आपको समझना है तो आप अर्थ को इनर्शियल मान लेंगे तो ये डिफ्लेक्शन आप नहीं बता पाओगे कि कैसे ये विंड जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही है। अब देखो डिफ्लेक्शन को थोड़ा सा समझ लो इधर में इस फोर्स से। विंड के लिए वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर की तरफ है, यहाँ से जो उठी विंड, और अपनी अर्थ जो है वो गोल गोल घूम रही है। अपने एक्सिस के अबाउट यस सर, ईस्ट की तरफ ना। तो v क्रॉस ओमेगा अगर आप करते हैं तो v क्रॉस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो फोर्स आपको मिलेगा इट विल बी, ओमेगा का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ऐसे स्क्रीन के साथ एक एंगल पे, और v जो है स्क्रीन के प्लेन में है, तो v क्रॉस ओमेगा करेंगे तो दाहिनी तरफ मिलेगा ना। यस सर, तो दाहिनी तरफ ये फोर्स लग रहा है इस रोटेटिंग फ्रेम में, और उसके कारण ये विंड जो है वो इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है ना। यस सर, तो बहुत ऐसे सिचुएशन मिल सकते हैं आपको जहां पे इसको अप्लाई करने की जरूरत पड़े, बट सामान्य जो प्रॉब्लम्स है उसमें आप फ्रेम ही ऐसा चूज कर लेते हो जिसमें ऑब्जेक्ट का रेस्ट हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर जो फोर्स कह रहे हैं जिसको स्यूडो कोरियोलिस के रूप में रिकॉग्नाइज करा है, ये आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर उस रोटेटिंग फ्रेम में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है then you have to apply this particular force। ठीक है, समझा? यस सर, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल और समझ लो इसको। जैसे मान लो कि ये तुम्हारी जो है वो कोई डिस्क है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी कि स्क्रीन का प्लेन हॉरिजॉन्टल मान लो, और इस पे इसको आप इधर से रोटेट करा रहे हो। ठीक है, ऐसे आप रोटेट करा रहे हो। ठीक है, इससे आपने इसको रोटेशन दे दिया है इधर की तरफ, और एक ब्लॉक आपने इधर में प्लेस करा है इस पे। तो अगर आप इस ब्लॉक को देखोगे तो चलेगा तो ये इधर, लेकिन ये बाद में ये इधर की तरफ जो होगा वो रिलेटिव टू द डिस्क जो है वो डिस्प्लेस्ड होता जाएगा ना। अगर ये सरकना शुरू कर दिया और आप इसी डिस्क पे बैठे हो तो आपको दिखेगा कि ये सीधे सीधे आपसे दूर नहीं जा रहा है, ये जो है इधर की तरफ डिफ्लेक्ट होता हुआ जा रहा है। प्रैक्टिकली अगर आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको दिखेगा, बैठ के एक्सपेरिमेंटेशन कभी करना। स्टार्ट किया है इधर की तरफ मूव करना, लेकिन ये इधर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा जब ये स्लाइड करना शुरू करेगा। तो ये इधर डिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है वो अगर समझना है तो देन यू हैव टू गो फॉर द कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, क्योंकि अगर आप केवल
अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल लेंगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर दिखा रहे हो तो इस ब्लॉक को तो ऐसे सीधे सीधे निकल जाना चाहिए इधर को। ये इधर क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है? जरूर इसके लिए कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। बोलना भाई। सर वो बाहर की तरफ किस फोर्स की वजह से जा रहा है? जब आप इस डिस्क के ऊपर बैठे हो तो आप कहोगे कि ये अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, उसके कारण ये बाहर की तरफ जा रहा है, सरक रहा सर लेकिन वो तो सर हम स्यूडो फोर्स लगाते हैं ना खुद से, सर वो एक्चुअल में वहां पे काम है। एक्चुअल में जाना है तो तुमको फिर जमीन पे खड़े होके इसको एनालाइज करना पड़ेगा। जमीन पे खड़े होके भी आप इसी चीज को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे ये आपका जो है वो प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे आपने ब्लॉक रखा है, तो जमीन पे खड़े होके जब देख रहे हैं तो ये आपको दिख रहा है कि दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज मूविंग यस अलोंग सर। सर्किल। इस सर्किल के अलोंग मूव कर रहा है, तो इसको सर्किल में मूव कराने के लिए एक आपको मालूम है कि फोर्स चाहिए जो कि टुवर्ड द सेंटर हो। अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से जा रहा है तो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो उस एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने वाला फोर्स कौन है? फ्रिक्शन। ठीक है। अब मान लो यस कि आप एंगुलर वेलोसिटी को बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हैं, बड़ा करते जा रहे हो, तो फ्रिक्शन जो स्टैटिक लग रहा है यहाँ पे वो तो अपनी एक इसकी लिमिटेशन है ना। यस सर। उसकी अपनी लिमिटेशन है, उससे ज्यादा वो बढ़ नहीं सकता फ्रिक्शन। तो जब वो फ्रिक्शन जो है उसको रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसको प्रोवाइड करने में इनसफिशियंट हो जाएगा, तो दिस पर्टिकुलर ब्लॉक विल स्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। इस ब्लॉक का इस पे स्लाइडिंग हो जाएगी, बड़े रेडियस को अटेन करने का प्रयास करेगा जिससे कि फ्रिक्शन वहां पे उसको उतना रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे सके। ठीक है। तो जमीन पे खड़े होके इस यस बात सर। करने पे कहोगे कि फ्रिक्शन उतना नहीं है इसलिए वो सरक गया, और जब टेबल पे बैठ के कहोगे तो कहोगे कि ये जो डोमिनेटिंग हो गया सेंट्रीफ्यूगल उसके कारण वो सरक गया। ठीक है। तो दोनों को कहने का तरीका अलग है, बट दोनों से जो फाइनल आपको ऑब्जर्वेशन बनेगा दैट विल बी सेम। किसी भी प्रॉब्लम को करने के दौरान आप ग्राउंड फ्रेम में भी आप उसको एनालाइज कर सकते हैं, आप रोटेटिंग फ्रेम में भी एनालाइज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किसमें आप उस प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन आसान कर पाते हैं, आप वो फ्रेम यूज कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम यस को सर। करने के लिए जरूरी नहीं है कि उसको रोटेटिंग फ्रेम में ही करा जाए। आप उसको रोटेटिंग फ्रेम की जगह पे ग्राउंड फ्रेम में भी यानी कि इनर्शियल फ्रेम में भी कर सकते हैं। ठीक है। हर प्रॉब्लम, यस सर। लेकिन जिस फ्रेम में आपका प्रॉब्लम का विजुअलाइजेशन अच्छा बने, जिसमें आप प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं, वो फ्रेम आपको यूज करना है। इसीलिए दोनों तरीके आपको बता दिया गया है, दोनों में जो आपको सुटेबल लगेगा जिस प्रॉब्लम में वो आप यूज करेंगे। ये बात ध्यान में रखते हुए कि ये जो सेंट्रीफ्यूगल आप लगा रहे हैं वो केवल रोटेटिंग फ्रेम में ही लगाना है, रियल फोर्सेस को ही केवल इनर्शियल फ्रेम में दिखाना होता है। ठीक है ना। अगर नॉन इनर्शियल लेंगे तभी सूडो फोर्स दिखाइएगा, नहीं तो नहीं दिखाना। यस सर। ठीक है। अब इसमें एक टर्म और ध्यान में रखना है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप कब कहते हो भाई?
जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल के पेरिफेरी पे जा रहा हो इस तरीके से कि उसकी स्पीड कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट मूविंग at the periphery of a circle with constant speed. तो वो आप मोशन क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। ठीक है, अगर स्पीड कांस्टेंट हो गई तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो जीरो हो गया, अल्फा जीरो हो जाएगा, ओमेगा भी कांस्टेंट हो जाएगा ना, ठीक है ना। तो ऐसे केस में जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, सर्किल के पेरिफेरी पे जा रहा होगा, तो उसका एक्सीलरेशन क्या होगा? टोटल एक्सीलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल, ए बराबर ए सी, दैट विल बी वी स्क्वायर बाई आर या ओमेगा स्क्वायर आर ना। टोटल एक्सीलरेशन जो होगा वो उसका सेंट्रीपिटल हो जाएगा, टेंजेंशियल विल बिकम जीरो। यस सर। अब आओ देखते हैं कि ये कैसे हम लोग अपने प्रॉब्लम में इसको अप्लाई कर रहे हैं, डायनेमिक्स को। ये एक प्रॉब्लम पहले तो काइनेमेटिक्स का पीरियड निकाल लीजिए, है ना। है ना, ये आपको प्रॉब्लम में कहा गया कि एक बॉल है, इसको आपने यहाँ से फेंक दिया, ग्राउंड लेवल से बी नॉट की स्पीड दे दी है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे आपने फेंका। तो आपको मालूम है कि एक पैराबोला को ट्रेस करता हुआ मूव करेगा ना, ऐसे पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता हुआ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो पैराबोला ये ट्रेस कर रहा है, इसका एक छोटा सा टुकड़ा इसके टॉप पॉइंट के करीब में हम लेते हैं, तो उसको जिस सर्किल का पार्ट हम मान सकते हैं उस सर्किल का रेडियस क्या होगा ये बताइए। दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्यों भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर का यस मतलब सर। क्या होता है? किसी भी कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब कि उस पॉइंट पे कर्व का एक एलिमेंटल पार्ट लिया जाए, उसको जिस सर्किल का टुकड़ा हम मान सकते हैं, दैट इज नोन एज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कर्व एट दैट लोकेशन। तो वहां पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बताना है। ट्राई करो तो, जरा सोचो तो बताओ फटाफट।
V naught square cos square theta by g. और भी किसी को मिला क्या? चलो देखो फिर, आपको मालूम है कि किसी भी प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान उसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो समय या पोजीशन के साथ नहीं बदलता। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v नॉट cos थीटा। तो यहाँ पे भी जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो v नॉट cos थीटा ही होगा, और एट द टॉप मोस्ट पोजीशन वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 0। तो यही यहाँ पे इसका v भी हो जाएगा ना, वेलोसिटी भी हो जाएगी। और दूसरी चीज आपको जानकारी में है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल जब ग्रेविटी में हो रहा है तो उसमें वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन होता है g के बराबर होता है। तो अगर आप यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बनाते हो भाई, तो ये जो वेलोसिटी है वो जो कि हॉरिजॉन्टल है उसको टेंजेंट भी होना है उस सर्किल के, तो उसका जो सेंटर होगा वो इस वर्टिकल लाइन पे होगा, बोल ना, ठीक है। यानी कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो हो गया दैट इज जी है एट दैट लोकेशन, और वहां पे स्पीड जो है वो v है। तो आपको मालूम है कि ये v स्क्वायर बाई आर से लिखा जाता है, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट लोकेशन। तो r के लिए इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा v नॉट cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई g ना, यानी कि v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g। दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट लोकेशन। समझ में आया क्या? यस सर। इसी के कंटिन्यूएशन में एक और कर लीजिए, इसी में दूसरा पार्ट। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द अबव पैराबोला। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ above parabola at the position where velocity of particle makes an angle theta by 2 with horizontal। ठीक है ना। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे 0 हो गया, तो बीच में कहीं ऐसा पॉइंट मिलेगा ना जहाँ पे इसकी जो वेलोसिटी है v1 वो हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई 2 के एंगल पे होगी, मिलेगा ना। तो जहां पे जो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा बाई 2 का एंगल बना रहा है, वहां पे अगर छोटा सा टुकड़ा आप लेते हो तो उसका जिस सर्किल का पार्ट आप मान लेंगे वो सर्किल का रेडियस कितना होगा ये बताना।
बना? बना किसी का? हाँ बोलो चंदन, क्या आंसर? V1 स्क्वायर बाय जी cos थीटा बाय 2। V1 आपको मालूम है, गिवन है? हम्म V1 तो निकालना पड़ेगा ना भाई, V1 भी कैलकुलेट करिए। चलिए आइए देखें फिर। मान लिया आपने कि जब ये यहाँ पे पहुंचा जहां पे उसकी वेलोसिटी v1 की हो गई और एंगल जो है उसका हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा बाई 2 का हो गया, तो आपके पास जानकारी क्या है कि प्रोजेक्टाइल के मोशन के दौरान उसके वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो पोजीशन या समय के साथ नहीं बदलता। तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वही यहाँ का भी होगा, यानी कि v1 cos थीटा 2 थीटा बाई 2 दैट इज इक्वल टू v0 cos थीटा होगा क्या? यानी कि वहां पे स्पीड अब Yes, हमको sir. पता हो गई कि यहाँ की जो स्पीड होगी वो तो हमको पता हो गई v0 cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा बाई 2, ये यहाँ की स्पीड आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन देखना है हमको कि क्या होएगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं और इसको जिस सर्किल का हम पार्ट बनाएंगे उसका जो सेंटर होगा वो निश्चित रूप से इस v1 के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, क्योंकि v1 तो इस सर्किल के टेंजेंट है, तो v1 का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सेंटर होगा। बोलो भाई। और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन किधर की तरफ है? नीचे की तरफ है जी। तो आपको ये वाला एंगल भी पता हो गया कि थीटा बाई 2 का है ना, तो सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो ये जी को इधर तोड़ दो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, है ना? बोल लो भाई, ठीक है? यस सर। सही है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा ये, और ये किसके बराबर होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? v1 का स्क्वायर बाई r, वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 मान लेते हैं। तो r1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? v1 का स्क्वायर डिवीजन में g cos थीटा बाई 2। ये v1 की वैल्यू आप पहले से इधर निकाले हो, वो रख दो इधर में। तो v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई g cos थीटा बाई 2 ना। तो वहां का रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो गया आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां का हो गया v0 का स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई g cos क्यूब थीटा बाई 2। दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे आप ये इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हैं। इसी तरीके का एक और बोल दूं, कर लेंगे? यस सर।
A particle is moving along a curve y equals to 4x square with constant speed of 4 meter per second. Find the radius of curvature of its path at origin of coordinate system. कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पे उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर पाथ का बताना है आपको। मना ये कर पाथ है y इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, कुछ इस तरीके का पाथ बनेगा, है ना, पैराबोला। यहाँ पे इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर x बराबर 0 y बराबर 0 पे चाहिए।
x बराबर 0 y बराबर 0 पे इस पैराबोला का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए। बताएंगे आप या करूं मैं? सर बता दीजिए। चलिए देखिए, आपको दो चीजों पे ध्यान देना है। ये कांस्टेंट स्पीड है 4 मीटर का, दूसरा ये पाथ है y इक्वल्स टू 4x² का पाथ है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो dy dt मिलेगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। दैट इज इक्वल्स टू 4 इंटू ट्वाइस ऑफ x इंटू dx dt से लिखा जाएगा। dy dt ये हो जाएगा dx dt। यहाँ पे जो है, जो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा, इट विल बी अलोंग द टेंजेंट, तो वो तो x डायरेक्शन में ही होगा। तो dx dt आपको मालूम है कि 4 है एंड इट इज ए कांस्टेंट, वो वेरिएबल नहीं है। तो dx dt को हम 4 रख देते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 4 चौक 16 दूना 32, 32x। तो d2y dt2 लिखिए। d2y dt2 अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा 32 इंटू dx dt ना। d2y dt2 क्या है? उसका सेंटर की तरफ, यहाँ पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है वो y डायरेक्शन में मिलेगा। सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन है ac है, बोलना भाई। और ये ac कितना हो गया? 32 गुना में 4, dx dt की जगह पे फिर से 4 रख दिया। तो 32, 4 तेईस 12 और 4 दूनी 8, 128 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन मिल गया। और AC जो है वो आपको मालूम है कि v² से लिखा जाता है भाई। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी? v की जगह पे आपने रख दिया 4 का स्क्वायर डिवीजन में AC 128। हाँ? तो ये कितना मिल जाएगा? 16 का डिवीजन करो 128 से 1/8। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 1/8 मीटर का हो गया। This will be the radius of curvature of this path at origin of the coordinate system. ठीक है ना? तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स हो गए जो प्योरली काइनेमेटिक्स के थे। अब आइए कुछ डायनेमिक्स की भी बातें कर लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक टर्न टेबल है, उसपे कोई एक ऑब्जेक्ट को आपने प्लेस करा है एट ए सेपरेशन r फ्रॉम द एक्सिस, और वो स्लिप नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए, ये जानना है ना? ये एक टर्न टेबल है, इसके ऊपर एक ब्लॉक को रखा गया और इस टर्न टेबल को ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी से आप घुमा रहे हैं। ब्लॉक की जो पोजीशन है एट ए सेपरेशन r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द टर्न टेबल। तो आपको बताना है कि व्हाट शुड बी द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द टेबल। टेबल पे ब्लॉक ना सरके, इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होना चाहिए?
तो आइए देखते हैं, मान लीजिए कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए आप जो ऑब्जर्वर है वो इसी टेबल पे जाके बैठ गए। तो पहली चीज तो आपका फ्रेम क्या हो गया, नॉन इनर्शियल। और अगर ये ब्लॉक टेबल पे सरक नहीं रहा है तो आप जब ब्लॉक को देखेंगे तो उसका अपीयरेंस कैसा मिलेगा? एक टेबल है जो कि अपने एक्सिस के अबाउट घूम रहा है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है जो टेबल पे सरक नहीं रहा है। अगर आप टेबल पे जाके बैठ जाएं तो आपको ब्लॉक कैसे दिखेगा, मूव करता हुआ या रेस्ट में, या किस तरीके का अपीयरेंस आएगा उसका? अरे भाई बोलोगे? सर रेस्ट ही दिखना चाहिए। दिखना नहीं चाहिए, दिखेगा। टेबल पे बैठे रहोगे तो रेस्ट में दिखेगा ना, टेबल के साथ साथ आप भी तो घूम रहे हो। जी सर। हाँ, तो टेबल के साथ साथ आप भी घूम रहे हो और ब्लॉक टेबल पे घूम नहीं रहा है, तो आपको ब्लॉक कैसा दिखेगा कि ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इट इज एट रेस्ट। ठीक है भाई। तो अब इस ब्लॉक के लिए हम बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो एक फोर्स तो इस पे दिखाएंगे हम, ग्रेविटी का फोर्स mg नीचे की तरफ, दूसरा टेबल का होगा नॉर्मल रिएक्शन n, और तीसरा इस पे आपको अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपका रोटेटिंग फ्रेम हो गया m ओमेगा स्क्वायर r का, है ना। रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये सूडो लगाना पड़ता है ना भाई। यस सर लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर रहा है तो यहाँ पे तो फ्रिक्शन जो आएगा वो स्टैटिक होगा एंड इट विल बी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर। ये जो फोर्स लगता है यही इसको सरकाना चाह रहा है टेबल पे, तो वो जिस डायरेक्शन में सरकने का प्रयास करेगा उसके अपोजिट लगाना होगा आपको। ये हो जाएगा यहाँ पे एफएस। और इन चार फोर्सेस के इन्फ्लुएंस में ये ब्लॉक रेस्ट में है, तो वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन लिखो, n माइनस एम जी दैट इज 0। n की वैल्यू mg हो गई। इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर के लिए इक्वेशन लिखिए, m ओमेगा स्क्वायर r माइनस का fs दैट इज 0। m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल्स टू fs हो गया एंड इट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू fs मैक्स, यानी कि m ओमेगा स्क्वायर r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन जो कि mg है। तो म्यू की वैल्यू अगर बड़ी है या बराबर है ओमेगा स्क्वायर r बाई जी के, तो ये ब्लॉक जो होगा वो इस टेबल के साथ साथ घूमेगा और जैसे ही छोटा होगा ब्लॉक सरक जाएगा। ठीक है भाई। यस सर। सेम जो वर्किंग है वो आपका डेथ वेल में भी यूज होता है। जैसे मौत का कुआं, अगर ये एक पर्टिकुलर सिलेंडर है और इसके दीवार के सहारे एक आदमी को आपने रखा है और ये जो पर्टिकुलर सिलेंडर है इसको सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी से आप घुमा रहे हो, तो एक मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगी जिसमें आदमी सड़क के नीचे नहीं गिरेगा, वो इस सिलेंडर के साथ साथ घूमता रहेगा। तो वो मिनिमम क्या एंगुलर वेलोसिटी है जिसमें ये सड़क के नीचे नहीं गिरेगा उसकी बात करते हैं। तो इस मैन के लिए इस रोटेटिंग फ्रेम में फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो एक ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, एक इधर की तरफ
अवे फ्रॉम द सेंटर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा जो कि m ओमेगा स्क्वायर रेडियस ऑफ दिस डेथ वेल r से लिखा जाएगा। एक इधर का नॉर्मल रिएक्शन होगा, और अगर ये सरक नहीं रहा है तो इस रोटेटिंग फ्रेम में आदमी का भी रेस्ट है, तो फ्रिक्शन फोर्स, इसके सरकने की टेंडेंसी किधर है? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन का फोर्स ऊपर लगेगा, स्टैटिक होगा। m ओमेगा स्क्वायर r दैट इज इक्वल टू n और fs बराबर mg ना। fs लेस देन इक्वल टू fs मैक्स होता है, यानी कि म्यू इंटू m ओमेगा स्क्वायर r ये बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए mg के ना। तो ओमेगा की वैल्यू जिसमें ये सड़क के नीचे ना गिरे, उसके लिए रिक्वायरमेंट हो गई कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू g डिवाइडेड बाई म्यू r रूट के अंदर। अगर एंगुलर वेलोसिटी आपने इस सिलेंडर की g डिवाइडेड बाई म्यू r रूट से बड़ी या उसके बराबर रखी है, तो ये आदमी उस डेथ वेल में सड़क के नीचे नहीं गिरेगा, है ना। आप लोगों ने मौत का कुआं का खेल देखा है किसी ने? यस सर, वो बाइक चलाते रहता है। हम बाइक कार सब चलाते हैं, सब देखे। यस सर। तो उसका भी यही कॉन्सेप्ट है ना। बाइक अगर एक स्पीड से कम स्पीड पे होएगी तो वो सड़क के नीचे गिर जाएगी, ठीक है। जबकि आपको मिलता है कि वो बाइक जो है उस पर्टिकुलर मौत के कुआं पे एक ही हाइट पे जो है बार बार घूमती रहती है ना। तो उसके लिए चाहिए उसकी एक स्पीड से बड़ी स्पीड रखनी होती है, जिसमें कि बाइक सड़क के जो ग्रेविटी है उसके इन्फ्लुएंस में नीचे सड़क के ना गिरे, अदरवाइज वो गिर जाएगी। ठीक है। यस सर। टर्निंग ऑफ ए व्हीकल एट ए रोड का भी वही कॉन्सेप्ट है। अब जैसी रोड होगी हॉरिजॉन्टल है तो उसके लिए फ्रिक्शन होगा जो कि उसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। और आपको मालूम है कि फ्रिक्शन जो है वो कंडीशन के साथ साथ बदलता भी रहता है भाई, है ना। बारिश हो गई, कीचड़ आ गया, रोड जो है गीली हो गई, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बदल जाएगा, घट जाएगा, गाड़ी के सरकने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। इसी वजह से हाईवेज वगैरह देखे होंगे तो वहां पे जो रोड होती है वो इंक्लाइन बनाई जाती है, बाहर का हिस्सा ऊंचा और अंदर का हिस्सा नीचा होता है ना, जिसको आप बैंकिंग ऑफ द रोड के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो कल टर्निंग की बात कर लेंगे, बैंकिंग की, कि बैंकिंग के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, और एक पर्टिकुलर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से बड़ा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है तो उसमें किस स्पीड पे व्हीकल जा सकती है जिसमें कि वो सड़क के ना गिरे, स्किड ना करे। ठीक है। तो कल रोड पे मूवमेंट की बात कर लेंगे, सर्कुलर मोशन के प्रॉब्लम आप ट्राई करना, बन जाएंगे, है ना। और फिर वर्क एनर्जी में सर्कुलर वाला आता है, वो वाला पार्ट वर्क एनर्जी के साथ बात करेंगे। तो वर्क एनर्जी का भी डिस्कशन इसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट क्लास में शुरू कर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अरे थैंक यू। अभी तो टाइम है, 1 मिनट टाइम है 5:40 तक है ना जी। यस सर, Yes, वही तो sir. आप भी सोच रहे थे कि इतनी हाँ। जल्दी खत्म कैसे होना है। नहीं नहीं, 5:40 तक है। तो
वो सेकंड क्लास अक्सर होती है ना, तो मुझे 30 का उम्मीद था, 5:40 तक का, 10 मिनट और है अभी, तो ये हो ही जाएगा एक पार्ट। कांस्टेंट स्पीड से जा रही है कोई व्हीकल एक हॉरिजॉन्टल रोड पे, ये मान लो कि रोड हो गई जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का है, और इस पे आपकी ये गाड़ी है जो जा रही है कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। तो इस गाड़ी के लिए अगर हम लोग बात करते हैं इनर्शियल फ्रेम में इसको, तो एक फोर्स जो इस पे लगेगा नीचे की तरफ तो ग्रेविटी लगेगी हम जी। दूसरा, चूंकि रोड ये आपकी हॉरिजॉन्टल है तो नॉर्मल रिएक्शन इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में इधर लगेगा। और ये गाड़ी अगर सर्किल पे जा रही है तो निश्चित रूप से उसका एक्सेलरेशन है सेंटर ऑफ द सर्किल की तरफ, जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को प्रोवाइड करने के लिए सेंटर की तरफ इस पे फ्रिक्शन आएगा, स्टैटिक नेचर का होगा। गाड़ी पे फ्रिक्शनल फोर्स स्टैटिक लगेगा, है ना। स्टैटिक क्यों कहा है भाई, जबकि गाड़ी तो मूव कर रही है, स्टैटिक क्यों कहा? बोलो। गाड़ी तो मूव कर रही है, स्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि सर नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इसलिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम कहाँ है, तो ग्राउंड फ्रेम में कर रहे हैं, तो नॉन इनर्शियल क्यों? सर फ्रिक्शन जो है सर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है सर, उधर कोई वेलोसिटी नहीं होगी। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स जहाँ पे आपको बताया है, वहां पे बताया गया है कि स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स आप तब लगाते हैं जब जिन दो सरफेसेस के बीच फ्रिक्शन की आप बात कर रहे हैं उनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है ना। तो अगर आप जो गाड़ी का टायर है जहाँ पे रोड के साथ कांटेक्ट में है, वहां पे किसी तरीके की कोई स्लिपिंग नहीं है, टायर और रोड के बीच में स्लिपिंग होगी तो वहां पे काइनेटिक आएगा, ठीक है। तब गाड़ी आपकी सरकनी शुरू कर देगी, रोड पे स्कीड करने लगेगी। अभी ये लुढ़कती हुई जा रही है ना, मैंने पहिया लुढ़क रहा है, गाड़ी पूरी नहीं, ठीक है ना। पहिए का जो मूवमेंट है वो रोलिंग का है, और जहां पे रोड के साथ टायर का कांटेक्ट है वो पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, तो रिलेटिव मोशन नहीं हुआ ना टायर और रोड के बीच। मोशन से मतलब नहीं है, रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए। जैसे इसको और सिंपल वे में ऐसे समझो, जब आप जमीन पे चलने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो आप अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ ढकेल रहे होते हैं, है ना। सर लेकिन आपका पैर जहां पे जमीन के साथ कांटेक्ट में है वहां पे वो सरक नहीं रहा होता है, इसलिए वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स जो आप लगाते हैं वो स्टैटिक लगेगा, है ना।
ऑल्दो आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके मोशन से कोई मतलब फ्रिक्शन का नहीं है। फ्रिक्शन का मतलब है जहां पे कांटेक्ट है वहां पे रिलेटिव मोशन है कि नहीं। अगर आपका पैर पीछे सरकना शुरू कर दिया, स्लिपरी जमीन हो गई, तो वहां पे फ्रिक्शन काइनेटिक लगाएंगे भाई आप, है ना। लेकिन जहाँ पे पैर आपका जमीन के साथ स्लिप नहीं कर रहा है, जहाँ पे आप पैर रखते हैं वही रहता है ना कि पीछे सरक जाता है चलने के दौरान। आप जमीन पे चलते हो तो पैर पीछे सरकता है क्या आपका? हेलो। पैर स्लिप नहीं करता ना। नो सर, नहीं करता। हाँ, तो सिमिलर वे में जब गाड़ी रोड पे जा रही है और स्किड नहीं करेंगे, इसका मतलब कि टायर और रोड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स जब भी लगाओगे आप स्टैटिक लगाओगे। वर्टिकल डायरेक्शन का इक्वेशन लिख दो, n माइनस एम जी दैट इज 0, n बराबर एम जी। हॉरिजॉन्टल यानी कि टुवर्ड द सेंटर, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे रहा होगा। v मान लो कि गाड़ी की स्पीड है, तो एफ एस दैट इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई आर से लिखते हो। एफ एस होता है म्यू इंटू एम जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो v की जो वैल्यू है दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू जी आर। जब तक गाड़ी की स्पीड आप म्यू जी आर स्क्वायर रूट से छोटा रखे हैं या उसके बराबर तक जा सकते हैं, तब तक गाड़ी नहीं सरकेगी। और जैसे ही स्पीड इससे ज्यादा होगी, गाड़ी जो है इस रोड पे सरकनी शुरू कर देगी। ठीक है। यस। विथ इंक्रीजिंग स्पीड गाड़ी जा रही हो तो उस केस में इंक्रीजिंग स्पीड के लिए और बैंकिंग ऑफ रोड, ये दो चीजें आप एक बार की कल पढ़ के रखना। हाँ, फिर मैं फटाफट जल्दी जल्दी बता के एक दो सवाल करा दूंगा, जिससे कि कल ही वर्क एनर्जी भी शुरू कर सके। यस सर। आज को यहीं पे करूंगा फिनिश। थैंक यू सर। ओके।